सतनाम जोहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब, मानवता देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगमी। आज के बीओएम टीवी चैनल में जुड़े हुए सभी मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं अशोक कुमार साथ जी, जो अ, हरियाणा राज्य से हैं। बहुत बहुत स्वागत है अशोक कुमार साहब। दूसरा, हमारे सतनाम साथ सभी। ब्रिजेंद्र सिंह साहब जुड़े हुए हैं। वो यूएसए से हैं, वैसे तो रहने वाले आगरा से हैं। बहुत बहुत स्वागत है ब्रिजेंद्र सिंह जी। हमारे साथ जुड़े हुए धन्यवाद। हैं डॉक्टर कृपाल सिंह जी, अमेरिका से। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है कृपाल सिंह जी। हमारे थैंक यू साथ जी। डॉक्टर जितेंद्र जांगड़ी जी जुड़े हुए हैं। वो रायपुर के आसपास उनका गांव है। बहुत स्वागत है डॉक्टर जितेंद्र जांगड़ी साहब। मैं आज के इस कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले, जो भारत की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले अन्नदाता किसानों की समस्याओं को लेकर आज का हमारा जो किसान आज कई से सड़कों पर बैठा हुआ है, और आ, कई हजार किसान हमारे शहीद भी हो चुके हैं। तो इस पर हम लोगों ने आज भारत की इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम लोगों ने आज चर्चा का विषय चुना हुआ है। और इस पर हम आज बारी बारी से इस समस्या पर इस बाबत विचार भी करेंगे। मैं सबसे पहले हरियाणा राज्य की ओर जाना चाहूंगा। हमारे साथ अशोक कुमार साथ ही जुड़े जुड़े हुए हैं। वो किसान भी हैं, और किसानों की बहुत बारीकी से वहाँ के आंदोलन को, वहाँ के किसानों को लेकर बहुत अंदर से समझ भी है उनको। और लगातार किसानों की इस समस्या को लेकर वो लगातार बने हुए हैं वहाँ पे सड़कों पर। अ, अशोक कुमार जी, जिस ढंग से भारत में जो अन्नदाता किसान है, वह लोकतंत्र में और प्रजातंत्र में बहुत ही बड़ा विकास का मुख्य स्रोत है। यदि किसान ना हो तो हमारा देश की जो आर्थिक रीढ़ है, आर्थिक विकास है, वो धराशायी हो जाएगा। लेकिन आज की परिस्थितियों में किसानों को लेकर जो सरकार की नीति और नीयत है, उससे आ, बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। और देश और दुनिया में इस बात को लेकर बड़ी किरकिरी भी हो रही है कि आखिर ये सरकार बहुत हठधर्मिता के साथ में किसानों के साथ पेश आ रही है, और बिना किसानों को पूछे जाने या उनके राय मशवरा लिए ये काले कानून उन्होंने थोप दिए हैं। तो मैं पहला सवाल को लेकर आपके पास जाना चाहूंगा। भारत का जो अन्नदाता किसान है, उनकी इस समस्या को लेकर जो आज जद्दोजहद कर रहे हैं सड़कों पर, और कई किसान मर चुके हैं। मैं पहला सवाल आपके पास हरियाणा राज्य से चाहूंगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें। अशोक जी। जी। सभी को मेरा प्रणाम। जी। साथ जी, मैं हरियाणा राज्य के बिल्कुल रोहतक जिले से मेरा संबंध है। और जहाँ किसान आंदोलन चल रहा है, वो हमारे जैसे दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान लगभग 9-10 महीने से वहां बैठे हुए हैं। टीकरी बॉर्डर और इधर सिंगू बॉर्डर। लाखों की संख्या में किसान वहां बैठे हैं। दिल्ली से लेकर भाद्रुगढ़ तक बहुत सारे साइड के किनारे, जैसे उनको बताया गया है कि उन्होंने रोड को कहीं नहीं घेर रखा है, साइड में बैठे हुए और वो अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए। हरियाणा में कई घटनाएं, जैसे पीछे भी करनाल में किसानों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार हुआ। और आज जैसे मैंने ताजा खबर मिली है कि मोगा पंजाब में भी किसानों के साथ बड़ी लाठीचार्ज हुआ है, उनके पास ऊपर वाटर कैनन वगैरह डाले गए हैं, जो कि एक बहुत ही विचारणीय और निंदनीय बात। किसानों की समस्याएं, आजकल छोटे छोटे किसान हैं, किसानों को भय है इस चीज से, जो तीन ये काले कानून लाए गए हैं कि इससे हमारी जो बड़े कॉरपोरेट लोग हैं वो हमारी जमीनों पर कब्जा करेंगे और मन मर्जी के रेट हो जाएंगे। तो इनकी इसलिए जब किसान इस समस्या का समाधान चाहते हैं कि वो उस तीनों कानून को वापस लें और एमएसपी का कानून लागू करें, तो सरकार को उनकी बात मान लेनी चाहिए। और किसी भी चीज समस्या का समाधान जो है वार्तालाप से होना बहुत जरूरी है। लगभग 12 किसानों की बैठक हुई, लेकिन वो सारी बेनतीजा रही, उनका कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पाया।
600 के करीब किसान जो हैं वो मौत का ग्रास बन चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। तो इस विषय पर केंद्र सरकार को सोचने की बहुत ही जरूरत है, ताकि किसान अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सकें और अपने वापस आ सके। धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया अशोक कुमार साध जी। हम आपके पास फिर दोबारा लौटेंगे सवाल को लेकर। मैं डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी के पास जाना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और सतनामी समाज भी किसानी को लेकर बहुत बड़े संख्या में छत्तीसगढ़ में है। और धान का कटोरा कहने से आप समझ सकते हैं कि पूरे अ, भारत में हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो धान का जो उपज है वो बहुत प्रसिद्ध है। और जिस ढंग से औरंगजेब के समय में जो आंदोलन हुआ था वो जजिया कर को लेकर ही हुआ था। तो इस संदर्भ में मैं जांगड़े जी की सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जो भारत का जो किसान है वो किसानी के अंदर में किसी जाति धर्म का बात नहीं है। जो जितने भी भारत के मूलवासी लोग हैं वो अधिकांश किसान हैं। इस संदर्भ में हम जांगड़े जी के पास ये जानना चाहेंगे कि जो भारत का जो किसान है, जो जिनकी जो हालात हैं, वो दिनों-दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। और आज का जो किसान है, वो किस परिस्थितियों में अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है? आप बताएँगे जितेंद्र जावड़े साहब? सबको सतनाम। जी, आज मानवता चैनल के माध्यम से आज किसानों की समस्या, अन्नदाताओं के ऊपर हो रहे जुल्म पर एक अच्छी चिंतन हो रहा है। ये चिंतन बिल्कुल के माध्यम से सरकार सबक ले और किसानों को हेल्प करे, यही मैं अपने चैनल के माध्यम से चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में हम लोग 365 जमींदार थे, सतनामी समाज, और हजारों गोंटिया थे। आज किसानों की जमीन पर औद्योगिक लगा करके, जैसे गिद्ध की भांति सरकार की निगाहें केवल किसानों की जमीन पर होती है। जहां चाहे उद्योग लगा देना, सरकार के माध्यम से किसानों की जमीन को छीन लेना, ये बड़ी किसानों एवं अन्नदाताओं के प्रति एक प्रकार का बड़ा प्रहार है, उन लोगों को कमजोर करना, यह चिंता का विषय है। आज औरंगजेब यही जुल्म किया था किसानों के ऊपर, जजिया कर लेकर के उनकी जमीन को हड़पना, अन्नदाताओं को सताना। क्या हुआ? देश का आर्थिक स्थिति किसानों पर टिका होता है। तो यह किसान आंदोलन आज हमारा हरियाणा में चल रहा है, वह औरंगजेब के जजिया कर के विरुद्ध के रूप ले लिया। ये बड़ी आंदोलन है, यह आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन है और यह सरकार के द्वारा लाया गया कानून, काला कानून के विरुद्ध है। सरकार को किसानों के प्रति समझौता करना चाहिए, नहीं तो जैसे छत्तीसगढ़ में हमारा जमींदार चला गया, हजारों गोंटिया का जमीन छीन लिया गया, उसी प्रकार पंजाब, हरियाणा, पूरे भारत देश का किसान को अगर संपन्न होने से उसको रोक दिया जाए तो सरकार के पास क्या बचेगा? देश का आर्थिक स्थिति खत्म हो जाएगा, क्योंकि सरकार का काम है किसान बेरोजगारों को रोजगार देना, किसानों को संपन्नता करना। किसान अन्नदाता जब संपन्न होंगे आर्थिक स्थिति से, तो घर परिवार समाज देश है जो आर्थिक स्थिति से मजबूत होगा। परंतु ऐसा नहीं हो रहा है, किसानों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। किसानों को जितना, जैसे हम लोग बच्चे थे तो पिता 32 रुपया, आज मेरा उम्र 52 साल है, जब मेरे पिताजी यूरिया का उपयोग करते थे तो 32 रुपया मेरे को पूरा याद है, 32 रुपया बोरी में था। आज कितना 1200-1300 बोरी जा रहा है। तो किसान कैसे विकास करेंगे? किसानों को तो सरकार के द्वारा खाद उपलब्ध कराना चाहिए कम से कम रेट में, क्योंकि किसान अन्नदाता है। किसान एक ऐसा संप्रदाय है जो हर वर्ग को, एक चींटी से लेकर हाथी से लेकर के मानव से लेकर जीव जंतु, सारी जीवों का आहार किसानों अन्नदाताओं की मेहनत से आता है। तो हम जितना किसान को मजबूत करेंगे देश में, उतना हमारा देश संपन्नता होगा, हमारा देश का विकास होगा
और हम विश्व स्तर पे हमारे भारत देश को एक विकासशील देश के रूप में हम विकासित कर खड़ा कर सकते हैं। अगर हम किसान ही हमारा गरीब की ओर जाएंगे तो हमारा देश है जो गरीबी की ओर जाएगा, देश में आर्थिक संकट आएगा। इसलिए मैं आज उस आंदोलनकारी पंजाब, हरियाणा और देश के किसान लोगों के मैं समर्थन करता हूँ कि सरकार किसानों के आवेदन को सुने विनम्रता के साथ और उनको जितना ज्यादा हो सके किसानों को के ऊपर जो ये कानून 3 कानून काला कानून लागू हो रहा है उसको समाप्त करें और किसान के विकास के लिए काम करें। इन्हीं के साथ मैं ड्यूएट में जुड़े सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। आपकी आवाज नहीं सुन रही जगदीश जी। हेलो जगदीश जी अनम्यूट करें आपके अपने आप को। जिस से जांगड़ी साहब ने अपने विचार को रखा उसका हम धन्यवाद करते हैं। जांगड़ी जी हमारे साथ बने रहे, आपके पास फिर से हम लौटेंगे। मैं अब अमेरिका की ओर डॉक्टर कृपाल सिंह जी के पास लौटना चाहूंगा। कृपाल सिंह जी, आप एक वैश्विक और विकसित देश गिने जाते हैं अमेरिका, और वहां पे जो किसानों को लेकर वहां की जो नीति और नीयत है, भारत के संदर्भ में आज जो किसानों की हालात है उस पर हमारे देखने सुनने वाले को अपने विचार साझी करें, ताकि हम किसानों के जो इस आंदोलनरत मामले को लेकर हम उसका सपोर्ट कर सकें। डॉक्टर कृपाल सिंह। थैंक यू जी। भाई खालसा भाई फतेह सतनाम वाहिगुरु जी का नमस्ते सब नु। बात ये है कि कोई भी देश है उसकी जो एग्रीकल्चरल पॉलिसी है ना, फार्मर्स के कैसे ट्रीट करते हैं उसमें उनकी खुशहाली रुकी हुई है। जो भी देश फार्मर के परवाह नहीं करेगा वो कमजोर हो जाएगा जी। और जो फार्मर्स हैं वही रीढ़ की हड्डी है किसी भी देश की किसी की। इसीलिए पंजाब में कहावत मशहूर है, कहते हैं कि उद्यम खेती मध्यम व्यापार भीख नौकरी करे गवार, समथिंग लाइक दैट। जी। So agriculture is considered the basic and the more appropriate vocation. And in America, again, there's a special agricultural policy and agricultural committee and agriculture minister, who takes care of these affairs. And they provide minimum support, they provide crop insurance, they provide all kinds of amenities so that the farmers can continue to go on. एंड फार्मिंग भी बड़ी डाइवर्सिफाइड है। कोई पशु पालते हैं, कोई पोल्ट्री फार्म है, कोई मच्छियां की फार्मिंग करते हैं, कोई सोयाबीन्स, कोई अलग अलग किस्म की फार्मिंग है। कॉर्न इज ग्रोन, व्हीट, यू नेम इट, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। और जो फार्मर्स हैं वो सत्कारे हुए लोग हैं यहाँ। और यहाँ एक मनाया जाता है दिन जिसको लेबर डे कहते हैं, 4 सितंबर को मनाया जाता है। वो लेबर डे का मतलब है कि जो लोग लेबर करते हैं, किरती लोग हैं, उनका दिन। उस वक्त उन सबको इकट्ठा करके शलाघायोग गल्लां बातां कीतियां जांदियां, उन्हां नूं ऑनर कीता जांदा है। एंड दे आर आल्सो एनकरेज कि भी तुसी अपनी यूनियन बना के ना अपने ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਣਾ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ there is some way of determining the proper price ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ farmers ਜਿਹੜੇ they get properly paid। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਨਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ
ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ मीन्स कि भाई अपने हिसाब नाल वो परमात्मा जिस किसी रूप में भी आप पूजते हो तो याद रखो, उसकी याद दे विच अपना कारोबार शुरू करो। एंड दैट्स जो फार्मर है वो रोज करते ने कि अपनी मेहनत दे नाल उन्हां दी आस है, पता नहीं लगता कदों मीह पैने आ जां कदों की गल हो जानी आ, बड़े रिस्क ने। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪा ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿਉਂ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਪਜਾਓ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇਜਸ ਮੁੱਲ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਵੰਡ ਛਕੋ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਇਫ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਸਾਊਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਵੈਸ਼ਿਆ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਲੇਵ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਅਸਲੀ ਸਲੇਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਕਮੈਂਡ ਦਾ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਗਤਿੰਦਰ ਜੰਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਐਡ ਟੂ ਦੈਟ ਕਿ ਬਈ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਚ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ही देश का भला हो सकता। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे विचार हम साझी करी है। मैं हमारे साथ 3 मेहमान और जुड़े हैं, जसबीर भाटिया साहब जुड़े हैं। भाटिया साहब बहुत बहुत स्वागत है जी। हमारे साथ। जी जी सत श्री अकाल, भाई खालसा भाई फतेह। जी फतेह सर, फतेह। अभी हमारे जुड़ा साथ जी अभी हमारे जुड़ा साथ रोशनी जी जुड़ी हुई है, बहुत स्वागत है रोशनी जी दिल्ली से। उसके बाद हमारे साथ अनिल पाल जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसी तरह आने वाले समय में भारत पाकिस्तान से मध्य रूस, हेलो सतनाम जी, थैंक यू। ये कहीं से आवाज आ रही है, टीवी का आवाज है, जो भी आवाज है कृपया साइलेंट करें जिनके यहाँ से भी आवाज आ रही है। बहरहाल मैं फिर से जसबीर भाटिया साहब के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि भाटिया साहब किसानों के आंदोलन को लेकर बहुत संजीदा से भारत के संदर्भ में और वैश्विक देशों के संदर्भ में जानकारी रखते हैं। भाटिया साहब, जिस ढंग से भारत का जो किसान अन्नदाता है वो किसी भी देश के लिए उस राष्ट्र की रीढ़ कही जाती है और राष्ट्र का जीवन रक्षक भी कहा जाता है। और जिस ढंग से हमारे देश के अंदर में 1997 से 2006 तक 1,66,304 किसानों ने आत्महत्या कर ली है, और आज की परिस्थितियां भी अभी 10 महीने से हमारे किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं और लगातार अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं अपनी इस स्वाभिमान को और अपने हक अधिकार को बचाने के लिए। तो इस संदर्भ में हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं, जसबीर भाटिया साहब। हाँ जी। देखिए, इसके बारे में बहुत सी बातें हो चुकी हैं, बहुत कुछ ऑलरेडी मालूम है। ये जो अभी कानून हुए हैं, ये कानून आम किसानों के हित में नहीं है। न सिर्फ किसानों के हित में नहीं है, ये सारी जनता के हित में नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से ये बिल्कुल साफ नजर आता है कि भाव बढ़ जाएंगे और वो लोग जो ऑलरेडी गरीबी से डील कर रहे हैं, या मिडिल क्लास के लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, तो वो अपने जीवन को बड़ी मुश्किल से ही चला रहे हैं, उन सबके लिए ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो मुझे समझ नहीं आती, पहली बात यह है कि एक कंपनी को सारा ठेका दे देना, ये जो है मोनोपोली जिसे कहते हैं, तो मोनोपोली किसी भी कंट्री में नहीं चल सकती। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स में ठीक है, बहुत अमेरिका है, यहाँ पर भी बहुत बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस है, लेकिन यहाँ भी कंपटीशन है। गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती किसी एक कंपनी को पूरा अधिकार देने। एंटी ट्रस्ट लॉज हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों को
गवर्नमेंट ने तोड़ दिया, इनको डिवाइड करो, अलग अलग करो। तो इसलिए ये कानून जो है बिल्कुल ठीक नहीं है। अब इससे सवाल ये पैदा होता है कि ये समस्या सारे भारत की है, सिर्फ किसानों की नहीं, मजदूरों की भी है, और सारे भारत की आवाज एक होनी चाहिए इसके खिलाफ, तो तभी सरकार सुनना पड़ेगी। ये खास अगर छोड़ देंगे भाई, हाँ ठीक है, पंजाब के लोग या यूपी हरियाणा के लोग कर रहे हैं, अगर वो सफल हो जाएंगे तो हमें भी फायदा होगा, ये बात तो ठीक नहीं है। सबको अपना अपना हिस्सा देना है, सबको अपना ज्वाइन करना है। ये सारे देश की आवाज है, सारे देश की आम जनता की आवाज है, उनको आगे ले जाना है। ये बात मैं महसूस कर रहा हूँ, पहले भी कह चुका हूँ, भाई आप सब लोग मिलके इनका साथ दें। ये इनके साथ की बातें आप अपना साथ दे रहे हैं, अपने ही भविष्य के लिए आप बात कर रहे हैं। सो इतना ही कहूंगा इस पर। जी, बहुत शुक्रिया भाटिया साहब, आपने बहुत ही अच्छी बातें हमारे किसानों को, हमारे अन्नदाताओं को आपने अमेरिका से संदेश दिया है, इस पर जरूर अमल करेंगे। हमारे साथ ब्रिजेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं, वो भी एक बड़े राज्य से किसान के बेटे हैं। हालांकि वो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं अपने जीवन काल में, लेकिन मूलतः वो किसान के बेटे ही हैं। तो इस संदर्भ में हम ब्रिजेंद्र सिंह जी के पास से मैं लौटना चाहेंगे। ब्रिजेंद्र सिंह साहब, जिस ढंग से भारत का जो किसान आज जद्दोजहद कर रहा है और भारत के लोकतंत्र में किसान सर्वोपरि है, लेकिन किसानों की इतनी बड़ी अनदेखी आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। तो इस संदर्भ में हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं ब्रिजेंद्र सिंह साहब। हाँ, धन्यवाद जगदीश जी। एक मिनट सिंह साहब, माफी चाहता हूँ, मेरी बेटी भी साथ में है, हरबीर, और हम उसके काम को ड्राइव कर रहे हैं। 10 मिनट में वो काम पे पहुंच जाएगी, पहले उसको थोड़ा सुन लें, क्या ख्याल है? माफ मैं बताना चाहे, मैं 5 मिनट बचे हैं खाली, तो ये जो आप बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो सारे नहीं समझ रहे कि ये चीज अमेरिका में हो चुकी है। 1970s और 80s में सेम लॉज अमेरिका में भी ट्राई करे गए थे। तो उस वक्त फार्मर्स बहुत ही क्या कहते हैं, सोच लो आप, बहुत ही प्रॉस्परस थे इन कंपैरिजन टू जितने आज तक। तो उन्हें सेम लॉज करे जिसमें एमएसपी नहीं था, वो पूरे कॉर्पोरेशंस को पूरा एक्सेस दे दिया, और कुछ फार्मिंग लोगों को कुछ सपोर्ट नहीं मिली। तो क्या हुआ उस वक्त, सारे फार्मर्स, जितने फार्मर्स थे उतने बैंक्रप्सी में चले गए, और जो मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स थे उस वक्त वो उन्होंने भी एक्चुअली सुसाइड की। 2016 में सीडीसी, आपने पता होगा सीडीसी कौन है, सीडीसी ने लिखा था कि सबसे बड़ा सुसाइड रेट फार्मर से आता है 2016 में। अब ये सोचो, तो जो अमेरिका में हो चुका है ना, वो इंडिया को सीखना चाहिए, और वो इंडिया सेम मिस्टेक्स कर रही है उनको और ये जो इंडिया के जो लीडर्स है उनको ये पता भी है कि अमेरिका में जो सारे फार्मर्स थे वो कितने पुअर बन गए। तो जितने फार्मर्स इंडिया में हैं छोटे फार्मर्स, उतने अमेरिका में हैं परसेंट में। इंडिया के जो सबसे छोटे फार्मर्स हैं वो 80% हैं फार्मर्स, पूरे फार्मर्स में 80% छोटे फार्मर्स हैं। तो जो अमेरिका में है सारे फार्मर्स में से 80% अमेरिका में भी छोटे फार्मर्स हैं, तो उनका भी 2-3 एकर्स का लैंड होता है। तो देखो कितने सिमिलरिटीज हैं। तो तीसरी चीज जो अमेरिका में हुआ है, यहाँ के जो फार्मर्स हैं, छोटे फार्मर्स हैं, उनको अब $1840 हर साल में वो लूज करते हैं फार्मिंग से। तो आप सोचें, ये नहीं कि वो पैसे बना रहे हैं, हर साल वो $1840 वो लूज करते हैं, और वो सरवाइव कैसे करते हैं? सर, अमेरिका में $700 billion सब्सिडीज, अमेरिकन गवर्नमेंट $700 billion सब्सिडीज में देती है अमेरिकन फार्मर्स को। उससे बगैर वो फार्मर्स वो मर जाएंगे। पर इंडिया में कोई सब्सिडीज का मॉडल ही नहीं है। तो ये पहले हमको पता है कि जो इंडियन के फार्मर्स हैं उनको पहले एमएसपी नहीं है, उनको मार्केट्स को एक्सेस नहीं है, और वो स्टोरेज नहीं कर सकते। और अमेरिका में सेम प्रॉब्लम थी। तो अमेरिकन कॉर्पोरेशंस, 3 कॉर्पोरेशंस, उन्होंने सब कुछ ले लिया। आप तो एक जानते हो मोंसेंटो, और मोंसेंटो की थियरी है कि वो सबसे सारे सीड्स वो ओन करेंगे पूरी दुनिया में।
उनका ये मोटो है, विजन है कि हमने सारी सीड्स, बीज पूरी दुनिया के हम पकड़ेंगे और हम बेचेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो ये देखो कि इंडिया सीखना नहीं चाहता और इंडिया को पता है ये चीजें सारी फेल हो चुकी है अमेरिका में, और अब फ्रांस में हो रही है, फिलीपींस में हो रही है, ब्राजील में हो रही है, अर्जेंटीना में हो रही है और अब स्पेन में हो रही है। पर फिर भी इंडिया नहीं सुन रहा ये बात, इंडिया की लीडरशिप। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत शुक्रिया हरप्रीत सिस्टर जी को, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को इंडिकेट किया है। मुझे लगता है कि भारत के जो हमारे किसान हैं, अन्नदाता हैं, वो फॉलो करेंगे। मैं ब्रिजेंद्र सिंह जी के पास फिर से लौटना चाहूँगा। ब्रिजेंद्र सिंह जी, अभी हरप्रीत जी ने भी अपनी बात रखी है। इस संदर्भ में हमारे जो किसानों की जो हालात हैं, उस संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया दें। ब्रिजेंद्र सिंह साहब। धन्यवाद जगदीश जी। जी देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है, जैसा कि हरप्रीत सिस्टर ने बताया कि विभिन्न देशों में सरकारों की एटीट्यूड ऐसी नहीं है जो हमारे यहाँ एटीट्यूड है, इंडियन एटीट्यूड है। तो वो इंडियन एटीट्यूड नहीं है, वो एक खास सोच वाले लोग हैं जो रात दिन हिंदू मुसलमान जपते रहते हैं, पोलराइजेशन करते रहते हैं। उनकी किसान वगैरह कभी कोई प्रायोरिटी है नहीं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। वरना जो ये ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा है भारतवर्ष में, जिसमें सैकड़ों लोग मरे हैं और 600 से ऊपर बता रहे हैं लोग मतलब शहीद हो चुके हैं, और लाखों लोग, ये भी आप जानते हैं कि किसान किस तरह दरिद्र है कि लाखों लोग आत्महत्या करते हैं। तो आश्चर्य होना स्वाभाविक है कि आखिर क्यों इतनी हमदर्दी नहीं है लोगों को। 8 महीने ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा है, लोग सड़कों पर पड़े हुए हैं। तो जो सरकार है वो ये सोचती है भाई हम मेजोरिटी में हैं, लोकतंत्र में मेजोरिटी में पार्लियामेंट तय करती है, हमने कानून पास कर दिया, हमको अधिकार है। मगर सवाल ये है कि जो सच्चाई है वो ये है कि जिन लोगों की कोई हमदर्दी नहीं है किसान से, जो उसको कभी कम्युनिस्ट कहते हैं, कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी जाटलैंड बताते हैं, कभी कभी नक्सलवादी बताते हैं, मतलब तरह तरह के नाम उन्हें देंगे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं चाहते। इसके ऐतिहासिक कारण है। हमारी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था कि हमने जो लोकतंत्र बनाया है ये गोबर के ढेर पर खड़ा किया है। ये एक जो सामाजिक व्यवस्था है हमारी, जिसे वर्ण धर्म कहते हैं, जातिवाद कहते हैं जिसे, उसमें कोई हमदर्दी किसान मजदूर के प्रति, मेहनत कश के प्रति नहीं है। उनको एक तरह से पशुओं से बदतर जाना जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि जो 25% अकेले शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हैं, उनमें ज्यादातर लोग अनटचेबल, अनसीएबल, अनअप्रोचेबल समझे जाते हैं। तो जब उनकी एटीट्यूड ये है कि वो मनुष्य मानने को तैयार नहीं है, तो आपकी समस्या को के प्रति हमदर्दी दिखाएंगे, ये संभव नहीं है। और अब तक मेरे ख्याल से किसान लीडर्स की समझ में आ भी चुका है कि अब कोई इलाज नहीं है इसका सिवाय राजनीतिक इलाज ढूंढने के। जी तो इसको यूपी में हमने देखा है, किसानों ने एक काफी अपना संगठन भी मजबूत किया है और इस क्षेत्र में उन्होंने ध्यान देने की कोशिश की है। ये जो हमारी जो समस्या है, वो एक सबसे बड़ी ये भी समस्या है कि जो श्रमजीवी हमारी देश की जनता है, उसको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। उसको बहकाया जाता है, कभी मीडिया के जरिए, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी पोलराइजेशन के नाम पर रात दिन पाकिस्तान का जाप किया जाता है, कभी कश्मीर का, लेकिन जो शिक्षा की बात है आप देखते होंगे वो नहीं की जाती। 1% भी बजट हम शिक्षा पे खर्च करने को तैयार नहीं। तो जब आदमी, हमारा किसान मजदूर शिक्षित नहीं होगा तो उसको बहकाया जा सकता है, उसको मुख्य मुद्दों से उसका ध्यान हटाया जा सकता है। तो एक जरूरत है उनके सही चेतना पैदा करने की। आप ऐतिहासिक आप देखते होंगे, जब इस देश में अंग्रेजी राज आया तो उन्होंने सर्वे कराया, उन्हें आश्चर्य हुआ कि जो आम जनता की ग्रामर वगैरह है, उसको उनको जाहिल इतना समझते हैं कि उसकी ग्रामर भी लिखने को तैयार नहीं है। तो आपको देखा होगा कि तमिल और बंगाली जैसी भाषा जो आज सबसे आगे राष्ट्र है, मतलब प्रदेश है, उनकी भी मिशनरियों ने ग्रामर को लिखा है, क्योंकि उनको जाहिल समझते थे, उनकी भाषा को जाहिल समझते थे। तो सबसे बड़ी समस्या है वो एटीट्यूड स्वस्थ नहीं है। एटीट्यूड स्वस्थ करने के लिए राजनीतिक समाधान
मुझे तो लगता है इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। किसानों का मुझे ताज्जुब होता है, सब्र की सीमा होती है, अब सब्र का बांध टूटने लगा है। अब और ऐसा नहीं लगता कि किसी की कोई हमदर्दी है। तो गंभीरता से अब किसानों को विचार करना चाहिए और किसान मजदूर एकता के लिए अभियान चलाना चाहिए, बुद्धिजीवियों को आगे आना चाहिए और एक जागरण अभियान राष्ट्रव्यापी चले, तभी ये इसका समाधान हो सकता है। इसका समाधान बड़ा सामाजिक व्यवस्था में से जुड़ा हुआ है और सामाजिक व्यवस्था उस हिंदुत्व से जुड़ी हुई है जिसके नाम पर लोग सत्ता में हिंदू मुसलमान कह के आते हैं। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है। लोगों को गुमराह करके अगर कुछ लोग ये समझते हैं, जैसा कि बाबा साहब ने कहा था, कम्युनिस्टों को एक बार उन्होंने एड्रेस किया था तो उन्होंने कहा कि आप लोग गलत समझते हैं कि इस देश के दुश्मन पूंजीपति हैं। आज भी किसान ये समझ रहा है कि देश के दुश्मन पूंजीपति हैं। बाबा साहब ने उस वक्त कहा था कि इस देश के दुश्मन जातिवाद, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद दोनों हैं, एक नहीं है। और जब किसान मजदूर मंडल कमीशन आप जानते हैं 3700 जातियां गिनाई गई हैं और 3700 जातियों में रोटी बेटी के संबंध नहीं होते। अगर आपस में कोई लड़की शादी वादी कर ले तो एक ऑनर किलिंग तक हो जाती है। तो जहां पर एकता नहीं है, किसानों में एकता नहीं है, मजदूरों में एकता नहीं है, वो जो गंभीर समस्याएं हैं देश की गहराई पर, उसमें लोग नहीं जाते। वो उसको सरफेस को देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं इनकी ये हमारी सुन नहीं रहे हैं। भाई सुनने के ऐतिहासिक कारण है, उनकी एटीट्यूड आपको उपदेश देने से नहीं बदलेगी, उसका राजनीतिक समाधान ही ढूंढ पड़ेगा। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया भूपेंद्र सिंह साहब। आपने बहुत अच्छे विचारों को हमारे किसानों को, हमारे जो भारत के अन्नदाता जो फार्मर है उनको आपने इंडिकेट किया है। अनिल पाल जी हमें सुन पा रहे हैं? आप अपने आप को म्यूट करें। हेलो हेलो, हाँ जी, अनिल सत पाल श्री अकाल। स्क्रीन पे आए और अपने विचार रखें किसानों की इस महत्वपूर्ण समस्या पर। हाँ, अनिल वाहिगुरु पाल जी जी। का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आवाज आ रही है जी मेरी? वो तो जी सब ठीक है, आपका चेहरा भी देखना चाह रही है जनता। नहीं, आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है बिल्कुल आवाज। हाँ, आवाज तो बहुत 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 सुंदर आ रही धन्यवाद है। जगदीश जी, जो आपने इस आज स्पेशल मौके पे मुझे ज्वाइन कराया। देखिए, किसानों का जो मसला है, तो जो ये किसान है, ये हमारी देसी अर्थव्यवस्था के ये रीढ़ की हड्डी है। और जो हमारी देसी अर्थव्यवस्था पूरी देसी अर्थव्यवस्था टिकी है, वो किसानों के ऊपर टिकी हुई है। तो इस पे सारे लोगों को एक होना चाहिए। और किसान ही क्या, कि आप सोचिए कि हलवाहा, चलवाहा, चरवाहा और जलवाहा, ये 3 ऐसी चीजें हैं कि जो देश की पूरी इकोनॉमी को, इन्हीं का सबसे ज्यादा योगदान है। तो अगर ये खतरे में पड़ेगी तो मानवता भी खतरे में पड़ेगी और वो कोई देश जो है उसको तरक्की नहीं कर पाएगा। इसमें हमारे सारे नौजवानों को, काश्तकारों को, कारीगरों को, बेरोजगारों को, सबको यूनाइट होकर के इसको बचाने के लिए सकारात्मक तरीके से अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए। और ये ऐसी चीज है कि अगर हम इसको नहीं बचा पाएंगे, तो चूंकि भारत के संदर्भ में अगर इसकी बात करते हैं, तो हमारे यहाँ जनसंख्या बड़ी भयावह है। और अभी आपने देखा होगा कि ये जो वैश्विक महामारी थी कोविड, तो किसानों ने हमारे भंडारण भर रखे थे। 2 साल देश में सारे जब जहां काम रुक गए थे, सारे हमारे एफसीआई के गोदाम और जितने भी मतलब कि रखने के स्थान थे, सब भरे हुए थे। तो लोगों को अन्न की कमी नहीं हो पाई, इतनी बड़ी जनसंख्या के बावजूद भी। वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि हमारे अन्नदाता ने अपना जो है खून पसीना बहा करके वो व्यवस्था कर रखी थी, जिसको लोगों ने इस कोविड काल में जो है क्या नाम, लोग सर्वाइव कर पाए। तो अभी लोगों को चेत जाना चाहिए और ये हलवाहा, चलवाहा, जलवाहा, कारीगर, मजदूर, किसान सबको एक होकर के इसमें सकारात्मक अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए और अपने लोगों को जागरूक और एजुकेट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम शैक्षिक नहीं होंगे, अपने हितों को समझ नहीं पाएंगे और अपने भले बुरे का ज्ञान नहीं कर पाएंगे, तो हमारा मूवमेंट आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमारे सारे लोगों को ग्रास रूट से लेकर के टॉप लेवल तक एक सकारात्मक तरीके से सहयोग करना चाहिए। बस मेरा यही आप लोगों से कहना है और बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने इनवाइट किया। जी, बहुत शुक्रिया अनिल पाल जी। हमारे साथ रोशनी मेघवाल जी जुड़ी हुई है। रोशनी जी हमें सुन पा रही हैं आप? हेलो। बहरहाल हमारे साथ वो संपर्क में नहीं है। मैं
उनके पास दोबारा फिर से लौटने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अशोक कुमार साथ जी जुड़े हुए हैं जो हरियाणा राज्य से है। अशोक कुमार जी, जैसा कि आपने अभी हमारे बहुत सारे मेहमानों की बातों को सुने, उनके विचारों को सुना, इस बाबत में जो किसानों की इस मांग को लेकर जो सरकार की हठधर्मिता है और ये जो रस्साकसी है, ये कैसे खत्म हो सकती है और ये सरकार आखिर में इतनी तानाशाह कैसे बनी हुई है, इस बात का सरकार को घमंड है, क्योंकि जनता से ही सरकार की सारी चीजें बनती है, वोट का अधिकार होता है और प्रजातंत्र में वोट का एक बहुत बड़ा महत्व है। और जिस ढंग से उत्तर भारत के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाने में बहुत बड़ा अहम रोल किया है और आज उन्हीं की बातों को दरकिनार कर रही है। इस बाबत अपने विचार रखें अशोक कुमार साध जी। सर, अपनी कैमरा को आप ऐसा करें, उल्टा हो गया है। साध जी जी, अब ठीक है? ठीक है ठीक जी। साथ जी, जैसे बहन हरप्रीत जी ने बताया कि इन कानूनों को अमेरिका में भी लागू किया गया और उसका परिणाम जो है भुगतना पड़ा किसानों को। इसी तरह से किसानों ने इसको पूरी तरह से स्टडी किया है, इस तीन कानून। सरकार को अपनी इस बारे हठधर्मिता छोड़ देनी चाहिए। जब वो बहुत सारे कानून में अमेंडमेंट करने को तैयार है, तो एक बार उनकी बातों को सुनना, उनकी जैसे एमएसपी वगैरह की बात है, उसको भी मान करके इस कानून को, इन 3 काले कानूनों को वापस लेना चाहिए, एमएसपी लागू करनी चाहिए, तभी इसका समाधान हो पाएगा। और विशेषकर जैसे हमारे हरियाणा में तो इस जो है आंदोलन की का बहुत जो है विस्तार से ये फैल चुका है। कई बार बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। किसानों ने जो बीजेपी और जेजेपी जो हमारे यहाँ सरकार है, उनके विधायकों का, उनके नेताओं का विरोध किया है और फलस्वरूप बहुत सारे किसानों को कई बार चोटें भी आई। जैसे आपने पीछे सुना भी होगा, करनाल में कोई वीडियो देखा भी होगा, एक अधिकारी जो वहां के अधिकारी हैं, जो कानून बताया गया है, जैसे कानून के अनुसार कि अगर आप किसी किसान की समस्या होती है तो उसको वहां का जो स्थानीय एसडीएम है वो उस समस्या का समाधान करेगा। लेकिन उस आंदोलन के दौरान करनाल में एसडीएम का एक वीडियो हमारे सामने आया, जिसमें ये बाकायदा खुली तरह से उन्होंने कहा कि कोई भी किसान यहाँ से जब कोई बैरियर पास करेगा तो उसका सिर फूटा हुआ होना चाहिए। तो क्या एक गरीब किसान की एसडीएम सुन पाएगा? वो तो उन बड़ी कंपनियों को, जिनको टेंडर दिए जाएंगे, जिनके वेयर हाउसेज होंगे, जो स्टोर करेंगे अनलिमिटेड, उन्हीं के पक्ष में ऐसा लगता है। और इस भय को देखते हुए सरकार को इसके बारे में, क्योंकि बहुत लंबा समय व्यतीत हो चुका है, तो कोई न कोई फैसला जरूर लेना चाहिए, ताकि जो किसान गर्मी में, सर्दी में, भारी बरसात में भी वहां बैठे रहे, तो कोई न कोई कारण तो इसके पीछे जरूर है और उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये कानून उनके पक्ष के नहीं। तो हमारा विचार है कि इस वार्ता को आगे बढ़ाया जाए, सरकार को पहलकदमी करनी चाहिए, आगे आना चाहिए और किसानों की समस्याओं का समाधान तुरंत निकालना चाहिए, ताकि वो भी अपने काम पर वापस जा सकें और अमन चैन से रह सकें। शुक्रिया। जी जी, बहुत शुक्रिया अशोक कुमार साथी। जिस ढंग से भारत में हरित क्रांति को लाने के लिए प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है और 1966 से 1967 तक भारत में एम स्वामीनाथन को जाता है, जो हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं और उस समय खाद्य मंत्री बाबू जगजीवन राम इसके प्रणेता थे। उन्होंने अपने इस कार्यकाल में किसानों को लेकर बहुत सारे नीतियां बनाई, जिससे भारत का जो किसान है आत्मनिर्भर होने की दिशा में बहुत तेजी से कारगर रूप से आगे बढ़ा। लेकिन सरकार की नीति और नीयत किसानों के प्रति अगर गलत हो और उद्योगपतियों के काबू में आकर के ये सरकार किसानों की नाइंसाफी कर रही है। कृपाल सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जरा बोले। कोई बड़ा कीड़ा आ गया है इसमें। I want to say something जगदीश जी यहाँ। पहली तो बात ये है कि देखो,
हमारा गल्ला बातों से कुछ नहीं बढ़ेगा। गल्ला बातों से हम उनको भी पता है कानून वापस लेने चाहिए, हम भी कह रहे हैं, इससे आगे क्या होगा? ये तो डेडलॉक है। हमें कोई प्रैक्टिकल नहीं क्रिएट की जाती, उन्ना चिर इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती। कल आई वाज इन्वॉल्वड इन अ इकोनॉमिक पॉलिसी during the Ranjit Singh empire, Sikh empire in Punjab. Main thing they did was they had agricultural reforms. कि agriculture ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ what they did was कि to educate people, ਜੋ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਲਗਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਾ, irrespective ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ they will be educated in the moral values, educated in the everyday living, how to handle and ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ will subsidize the program, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ will put penalties on them। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਸੀਮਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। प्रैक्टिस को लोड है। प्रैक्टिकल रूप ऐसे ही शुरू हो सकता है कि आप कोई लंगर की शुरू करें, अपने आले दुआले लंगर की सेवा को बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई शुरू करें, ऐसे नीति क्रिएट करने की लोड है। अब अदरवाइज गल्ला बातों से थिंग्स विल जस्ट स्टे द सेम, जो आज तो 10 महीने पहले थी और अब यहाँ और 10 महीने और निकल सकेंगे, कुछ नहीं होएगा। तो प्रैक्टिकल रूप में गल्ला करो कि व्हाट कैन बी एक्चुअली डन नाउ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और बात कहना चाह रहा हूँ कोई साहब, एक छोटी सी बात। डॉक्टर साहब ने कहा रंजीत सिंह के समय एक और कानून पास हुआ था, तो कोई लड़की भी शादी नहीं कर सकती जब तक वो किसी खास लेवल तक पढ़ी ना हो। उसको ये सर्टिफिकेट देना होगा कि वो उसने पढ़ाई की है, तभी उसकी शादी अलाउड करते थे। जी जी, बहुत शुक्रिया भाटिया सर। मैं जितिन जांगड़ी जी के पास में, और आज के इस कार्यक्रम को हम लास्ट को ले जाना चाहेंगे। लास्ट में जितिन जांगड़ी साहब जिस ढंग से किसानों की बातों को लेकर भी बहुत सारे बुद्धिजीवी ने अपने विचार रखे हैं, तो इस बाबत जो भारत के जो किसान हैं उनको इस जैसा कि अभी कृपाल सिंह जी ने भी मैसेज दिया है कि सरकार के भरोसे अब हमें बैठने की आवश्यकता नहीं है। कोई ना कोई भारत के जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं उनको इस बाबत ठोस निर्णय लेने की जरूरत है, क्योंकि सरकार तो हठधर्मिता पे आ चुकी है। और इस पर अपनी लास्ट प्रतिक्रिया देंगे जांगड़ी जी। थैंक यू। ये 3 बिल कानून से हमारा भारत देश के किसान की आत्मनिर्भर है जो समाप्त हो जाएगा। तो जिस दिन हमारा किसान का आत्मनिर्भर समाप्त हो जाएगा तो देश है जो आत्मनिर्भर से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि हमारा किसान पढ़ाई के लिए, बिटिया बेटी की शादी के लिए, बीमार के लिए, भारत देश की 25% किसान प्रत्येक वर्ष अपने जमीन को बेचते हैं, जमीन को गिरवी रखते हैं, यानी किसान हमारा आत्मनिर्भर से दूर जा रहा है। इस पर चिंतन हो रहा है सरकार का, और 3 कानून बिल किसान के ऊपर और थोपा जा रहा है। इससे हमारा किसान का आत्मनिर्भर है जो स्वतः समाप्त हो जाएगा और किसान हमारा गुलाम बन जाएंगे, हमारा देश का आर्थिक विकास गुलाम बन जाएंगे। तो इस आत्मनिर्भर को बचाने के लिए हमारे भारत देश के प्रत्येक प्रांत और केंद्र लेवल, राज्य लेवल पर एक बड़ी किसान का संगठन तैयार होना चाहिए, जो नीचे स्तर विलेज टू विलेज, गांव तक जाना चाहिए यह संगठन, और हमारे किसान को चेतन करना चाहिए कि हम ऐसे आत्मनिर्भर को अपना बचाएं।
हमारे आत्मनिर्भर पर ही देश की आर्थिक स्थिति टिका हुआ है, देश का शिक्षा टिका हुआ है। क्योंकि हम आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा बच्चा आत्मनिर्भर होगा, शिक्षित होंगे और अपने संघर्ष को जानेंगे और विकास की दर को जानेंगे। तो किसानों को एक व्यापक चिंतन करते हुए एक ऐसा गठन करना चाहिए और उस गठन के माध्यम से हम लोकतंत्र की मार्ग को अपनाएं। ये ज्यादा हमारे लिए उचित रहेगा किसानों के लिए और हम हर वर्ग को ले, वर्ग की विशेषता ही नहीं रहे इस किसान की लोकतंत्र प्रजातंत्र प्लानिंग में और हम आत्मनिर्भर की बात करें हर प्रत्येक व्यक्ति पर, प्रत्येक समाज शिक्षा पर, जिससे पूरी भारत का किसान, मजदूर, शिक्षित, बेरोजगार, सर्विस वाले सभी एक होकर के किसान संघर्ष को समर्थन करेंगे। इससे हम इस देश की विकास को, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे। तो मेरा अंतिम सुझाव है कि किसान लोग केंद्र से राज्य लेवल तक, जिला लेवल तक, ग्रामीण तक के एक ऐसा ढांचा तैयार करें, ऐसा एक विचार, एक मत तैयार करें जिससे हम सरकार को विवश कर सके और हमारी किसान के विकास करा सके। कोई भी सरकार बने, उनकी जैसे कि घोड़े का लगाम चालक के ऊपर रहता है, वैसे किसानों के हाथ में रहे देश का शासन सत्ता और प्रजातंत्र में किसानों की बड़ी भागीदारी हो। तो मैं यही चाहता हूं कि हमारे कई बुद्धिजीवियों ने कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर होने के लिए प्रजातंत्र प्रणाली अपनाना चाहिए और तो मैं इसका पूर्ण जोर समर्थन करता हूं और मैं राज्य से केंद्र तक के हमारे किसान को संगठित करने के लिए मैं जो हरियाणा, पंजाब के लोग अपना विचार देंगे, मैं पूरा उसका विकास के साथ, मैं सहमत के साथ मैं समर्थन करता हूं। इन्हीं के साथ मेरी वाणी को मैं विराम देता हूं। साहब बहुत शुक्रिया। मैं आज इस विचार को, इस संदर्भ को संक्षिप्त की ओर ले जाते हुए मैं लास्ट कमेंट की ओर जाना चाहूंगा। ब्रिजेन सिंह जी, अभी सारे बुद्धिजीवियों ने अपनी बातें रख दी है और जिस ढंग से उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और भारत का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य भी है और वहाँ किसान भी है। तो उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, हालांकि वो इस आंदोलन को लेकर काफी सक्रिय रहे हैं, तो भारत के जो किसान हैं वो उनको आज आर पार की लड़ाई जिस ढंग से करने के लिए बैठ चुके हैं, तो इस बाबत जो भारत का जो बहुसंख्यक समाज है, जो किसान है, जिनको किसान अगर हम बोले तो पूरे के पूरा समुदाय ही किसान है, क्योंकि उसी से उनका जीवन और भारत का जो ये निश्चित हुआ है। तो इस संदर्भ में अपने विचार रखें। हाँ जगदीश जी, आपने बहुत सही कहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में यही असली कंट्रोल रूम है इंडिया का। यहीं पर काशी, मथुरा, अयोध्या, जहाँ से रिमोट कंट्रोल लगे रहते हैं और लोगों को ये पता है कि जिन्हें आप किसान कह रहे हैं वही कावड़ भरने चले जाते हैं या बाबरी मस्जिद पे चढ़ा दिए जाते हैं। उनको सब पता है अपनी समस्याओं को छोड़कर। तो लोगों ने इनको ये मान लिया है कि इनको बहकाया जा सकता है कभी, मगर इस किसान आंदोलन ने एक नई जागृति फूकी है। तो मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ खाली कि ये अकेली सरकार पूंजीपतियों के दबाव में काम कर रही है, जैसा कि दबाव में तो बहुत पहले से करती रही है। असली बात यह है, जो एटीट्यूड है, जो सोच है, वो किसान मजदूरों के प्रति वो सोच स्वस्थ नहीं है। इतना लंबा आंदोलन चल रहा है, एक बड़ा पीड़ादायक बात है। और हम जब कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, तो हमको याद आता है कि कोतवाल साहब के पास गया, कोई लड़की बेचारे की बेच दी गई वहां बंबई में किसी कोठे पर। कोतवाल कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत हुआ है। अरे भैया, उपदेश देने की बात नहीं है ये। किसके दिल पे क्या गुजर रही है, जो मर रहे हैं सड़कों पे, उन पे क्या गुजर रही है, वो ये उपदेश मत दो। ये आंदोलन खड़ा करने की और अपनी एटीट्यूड को, अपनी सोच को बदलने की बात है। और ये सोच जुड़ी हुई है आपके तथाकथित उसी हिंदुत्व से, जहां पर कि पिंडी पे घी चुपाड़ने लोग चले जाते हैं या कांवड़ भर के यही किसान जाते हैं, कोई दूसरा नहीं जाता। एक बार को जो सो कॉल्ड अनटचेबल में फिर भी इतनी अकल आ गई है। तो ऐसा है, उनकी कमजोरी आपकी पता चल गई है उनको। अब पंजाब के पीछे इसलिए पड़े हुए हैं कि पंजाब का किसान जागरूक है,
ग्लोबलाइज्ड है। और भी जगहों की तरह अगर वो भी वैसा ही होता तो पंजाब की तरफ कोई नजर भी नहीं उठाता। तो ये देखिए बड़ी गहरी समस्या है। जन जागरण अभियान उत्तर प्रदेश के लीडर्स ने जब कहा कि एक संयुक्त मोर्चे का गठन किया जाएगा, तो हमारी समझ में आया कि हाँ, अब ये मामला उपदेश का नहीं रह गया। समझ रहे हैं बात को कि असली जड़ इसकी राजनीतिक सत्ता को अपने हाथ में जब तक नहीं लेते और अपने को योग्य नहीं बनाते, और ये मंदिर मस्जिदों के ऊपर चढ़ने और कावड़ पर शिवलिंग पे घी चुपड़ने के बजाय अपनी समस्याओं पर विचार करने के का जब तक प्रयास नहीं करते और शिक्षा को सर्वोच्च महत्व नहीं देते, तब तक समस्याओं का समाधान होना नहीं है। ये तो भाग्य है कि चलो कम से कम आज किसानों मजदूरों में एक एकता का भाव आ रहा है, अपने आप आ रहा है। ये तो उन्हीं लोगों ने पैदा किया है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमको खुद भी इस पे गंभीरता से विचार करना चाहिए। धन्यवाद। जी बहुत शुक्रिया ब्रिजेंद्र सिंह साहब। हमारे साथ रोशनी जी जुड़ी हुई है। रोशनी जी हमें सुन पा रहे हैं आप? बहरहाल उनसे हमारा संपर्क नहीं हुआ। और अनिल पाल जी लास्ट में अपने विचार रखें। अनिल पाल जी सुन पा रहे हैं? अनिल पाल जी अपने आप को इम्यूट करें। हेलो। हाँ, अनिल पाल यूपी के बड़े नेता है ना, असल में जल्दी। अरे सर ऐसा ना करें। मेरा बस यही आखिरी कमेंट है कि ये जो हमारा अन्नदाता है, किसान, कारीगर, मजदूर, हलवाहा, चलवाहा, जलवाहा, जो भी है, सब इकट्ठा होकर के, यूनाइट होकर के अपने लोगों को एजुकेट करना चाहिए और अपने हकों के लिए उनको पता होना चाहिए कि हमारा हक कहाँ है, हमारा नुकसान कहाँ हो रहा है, हमारा फायदा कहाँ हो रहा है। और इसी में, क्योंकि जब तक ये ग्रास रूट तक, नीचे तक लोगों को नहीं पता होगी, जो बेचारा 2 जून की रोटी के लिए परेशान है, तो उसको अगर हम नहीं एजुकेट करेंगे तो फिर उसको पता नहीं चलेगा। अगर मूवमेंट को बढ़ाना है तो हमें बिल्कुल कैडराइज ढंग से उसको एजुकेट करना पड़ेगा और शिक्षा पे बल देना पड़ेगा और अन्नदाता के साथ हमेशा रहना पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया अनिल पाल जी। मैं अशोक कुमार साथ जी के पास लौटना चाहूंगा। अशोक कुमार जी हमें सुन पा रहे हैं तो आप स्क्रीन पे आए। जी साथ जी। लास्ट कमेंट सर, आज हमारे इस महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर हम भारत के किसानों को कैसे अच्छे रास्ते में ले जा सकते हैं और इस काले कानून को कैसे उखाड़ के फेंक सकते हैं। साथ जी बस यही मैं कहना चाहूंगा कि सभी, जैसे ये आंदोलन हरियाणा, पंजाब, राजस्थान वगैरह में है, ये पूरा भारत में राष्ट्रव्यापी जब इसकी जड़ें मजबूत होंगी तो निश्चित रूप से सरकार को इस कदम को वापस लेना पड़ेगा। और मेरी सभी किसान नेताओं से, किसान से ये अपील है कि वो सब संगठित होकर के इस कानून का विरोध करें, इस कानून को वापस लेने की डिमांड करें, ताकि सरकार इस कानून को वापस लो और लोग संतुष्ट होकर के वापस जाएं। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया अशोक साथ जी। मैं लास्ट कमेंट की ओर के लिए मैं डॉक्टर कृपाल सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। कृपाल सिंह जी, आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को हम आपके कमेंट के बाद समाप्त करना चाहेंगे। जिस ढंग से भारत में जो किसानों की जो आत्महत्या को लेकर या उनकी जो समस्या को लेकर अभी तक की जो अपराध लेखा कार्यालय है, उसके माध्यम से 2009 में 17,368 और 5 राज्यों में 10,765 यानी 62% और लोगों ने आत्महत्याएं करी है। 17 वर्षों की अगर रिकॉर्ड को देखा जाए तो पूरे भारत देश के अंदर में 7 लाख किसान 7,50,000 किसान इस देश के अंदर में सुसाइड किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी आंकड़ा है, हमारे देश के लिए एक शर्मसार और लज्जा की स्थिति को दर्शाता है, जो सरकारी आंकड़े बताते हैं। तो इस संदर्भ में जो सरकार की जिस ढंग से नीति है, किसानों के प्रति जो उनका जवाबदेही है, वो गलत दिशा की ओर जा रहा है। इस बाबत अपने विचार साझे करें। कृपाल सिंह। हेलो, कृपाल सिंह जी शायद नहीं सुन पा रहे हैं, तो मैं भाटिया जी के पास लास्ट कमेंट की ओर जाना चाहूंगा। भाटिया सर।
देखिए, मैं जैसे पहले कह चुका हूँ, सभी आपके विचार जितने भी भाई बहनों ने कहे हैं सब ठीक है। जैसे सिंह साहब ने कहा, विजेंद्र सिंह जी, सब बातें करने का समय नहीं है, प्रचार करने का समय नहीं है, उपदेश देने का समय नहीं है, कुछ करने का समय है। तो बार बार मैं यही सुनता हूँ कि किसानों के बारे में ये समस्या सिर्फ किसानों की नहीं है, समस्या भारत के सारे लोगों की है। जो हमारे छोटी नौकरियों वाले लोग हैं, जो छोटे व्यवसाय वाले लोग हैं, सबको ये इसका भुगतना पड़ेगा, इसका जो नुकसान भुगतना पड़ेगा, उनके जीवन पे असर होगा। तो इसलिए सबको इकट्ठा होना है, सिर्फ किसानों के ऊपर को छोड़ना, ऊपर ना छोड़ दें। Don't leave it to the farmers only. All the time we talk about farmers. No, it gives the impression, इससे पता चलता भी ये किसानों की ही प्रॉब्लम। ये बात नहीं है कि ये भारत के बहुत सारे जो मेजॉरिटी लोग हैं भारत के, उनके जीवन पे असर पड़ने वाला है। तो ये बात समझनी चाहिए और सभी राज्यों में इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। सिर्फ ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बात नहीं है, सब प्रदेशों में ऐसा होना चाहिए। तो अब तो सरकार सुनेगी, यही बात कहूँ। जी जी, बहुत शुक्रिया। आपने किसानों को बहुत अच्छी तरीके से इंडिकेट किया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि दक्षिण भारत या अन्य राज्य के लोग इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन अंदर अंदर के रूप से आप देखेंगे तो कर्नाटक का हो, चाहे केरला का हो, चाहे दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश का हो, सबसे ज्यादा तो किसान विदर्भ के लोगों ने आत्महत्या की है। तो ये पीड़ा किसानों के सभी राज्यों की है। और आपका ये संदेश, ये मैसेज जरूर ऐसा मानवता चैनल की ओर से जरूर हमारे किसान भाइयों को, अन्नदाताओं को सुनाई पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि आज का हमारा ये सारगर्भित जो चर्चा है, ये लोगों के जगाने का काम करेगा। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करना चाहूंगा। आज के इस कार्यक्रम को आप लोगों ने, हमारे दर्शकों ने बहुत अच्छे से देखा सुना। मैं आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी मेहमानों का, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब का, विजय सिंह जी का, जसबीर भाटिया साहब का, हरप्रीत सिस्टर का, और डॉक्टर कृपाल सिंह जी का, मेघराज जी का, अनिल पाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। उन्होंने अपनी कीमती समय देकर हमारे इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेकर आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और तब तक के लिए हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारे विचारों को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें, ताकि हम आने वाले समय में एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ मैं इसमें, क्योंकि बहुत सारी मतलब अच्छी बातें हुई हैं। तो ये इन्होंने जसवीर सिंह भाटिया जी ने बहुत सारे राज की तरफ इशारा किया, तो ये बिल्कुल सही है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि राज बिना न धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मले है। और को फिर आगे कहते हैं, को किसी को राज न दे है, जो भी ले निज बल से ले है। तो यहाँ पर बिना राज के, बिना सत्ता के यहाँ पर ये चेंज होने वाला नहीं है। जब तक शैतानों के हाथ में पावर रहेगी तब तक हो ही नहीं सकता कि गरीब और बुजुर्गों को इंसाफ मिल जाए। जब सच्चे लोगों का राज हाथ में आएगा तभी यहाँ पर हो पाएगा। उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। और बेगमपुर राज कहते हैं जिसको, खालसा राज, सच्चे का राज, या मतलब अच्छे लोगों का राज, वो जल्दी आएगा भारत में। 2024 तक का सिस्टम है, चल रहा है। तो इसको हम जरूर सिस्टम को चेंज करेंगे। और यहाँ पर गरीबों की ही ताकत से हम इसको भारत का तकदीर बदलेंगे। और गरीबों की पैसे से हम इसको सब कुछ बदल देंगे, मतलब गरीबों की बादशाह बनाएंगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा था कि उन्होंने कहा था कि इन गरीब सिखन को देवो बादशाही, याद रखे हम भी गुरियाई। उन्होंने हमें बादशाह बनाया, तो हम बादशाह अपनी बादशाह को भूले हुए हैं। तो बादशाह हम जल्दी पकड़ने जा रहे हैं 2024 तक। तो इसको सिस्टम को चेंज करेंगे। थैंक यू सबका। बहुत शुक्रिया आपके इस कमेंट से। जी हाँ, जगदीश जी देखिए, बड़ा अच्छा मेघराज जी जब कहते हैं, बड़ा सोच विचार के कहते हैं। मेरा एक निवेदन है इस पर, ये प्रायोरिटी की बात है। आपने देखा जब गिरिराज किशोर बहुत बड़े नेता थे विश्व हिंदू परिषद के, आरएसएस के, जब इतना बड़ा बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था दिन दहाड़े और गुजरात में भयानक दंगे हुए थे, उन्होंने घोषणा की थी कि अब हमारा अगली लेबोरेटरी उत्तर प्रदेश होगा। उस वक्त हम लोग सो रहे थे भांग खा करके। अब लेबोरेटरी जब पूरा इंडिया बन चुका है किसान के नाम से, कम से कम आप जग जाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि भाई ये हमारी प्रायोरिटी मंदिर मस्जिद नहीं है, हमारी प्रायोरिटी गरीब मजदूर किसान के बेटे हैं, उनको नौकरी मिले,
उनको शिक्षा मिले और किसान को उसकी मेहनत का पूरा हक मिले। ये बिना आंदोलन के उन लोगों के से उम्मीद आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो लेबोरेटरी बना करके आपका घर को ही उन्होंने लेबोरेटरी बना दिया, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो। और इसीलिए वो खालिस्तान का कभी नारे लगाते हैं, कभी नक्सलवादियों के नारे लगाते हैं। ये बड़ी गंभीर समस्या है, राजनीतिक ही समाधान है इसका, उपदेशों से काम नहीं चलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। आज के इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम, जोहार, जय भीम।